हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। 10th के बाद अगर आप लोग अगर पीसीएम लेते हैं, ठीक है, और आपको मैथ अगर बेहतरीन तरीक़ा से अगर तैयारी करना है तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट है। ठीक है, वो कैसे बेस्ट है वो आप लोगों को जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। ठीक है, और एक और बात आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे मैथ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो लैंग्वेज का बड़ा इसमें इशू आता है। ठीक है, अगर हम लोग मैथ को अगर हिंदी मीडियम में अगर कोई बुक लेकर या हिंदी मीडियम में अगर आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो और सीबीएसई वाले तो सारे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं, खास करके बिहार बोर्ड वाले को। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि मैथ का जो लैंग्वेज होता है ना हिंदी का, वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो बच्चा अगर उस लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाएगा तो वो मैथमेटिक्स को सॉल्व कैसे करेगा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर बोल रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोग तो 10th क्लास में हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, तो भाई इंग्लिश मीडियम में कैसे समझ में आएगा, ये भी आपका सवाल है। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि हम तो बोलेंगे हिंदी में ही, बस लिखेंगे इंग्लिश में। ठीक है, और हम लोग जब तक आप लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, बाइलिंगुअल रखेंगे कुछ चीज़ को। ठीक है, और धीरे 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 हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उससे फ़ायदा आपको बहुत दिखेगा। ठीक है, बहुत ऐसा चैप्टर होगा जहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और वही हिंदी में पढ़ेंगे तो उसका लैंग्वेज इतना हार्ड होगा कि आप उसको याद ही नहीं रख सकते हैं कोई भी चीज़ को। ठीक है, ऐसे मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, फिर एक सवाल ये है कि सर अगर हम मान लेते हैं मैथ अगर इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करेंगे। तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट को किसी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको मैथ है तो इंग्लिश मीडियम में लिख लीजिए, केमिस्ट्री है तो हिंदी मीडियम में लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एग्ज़ाम के समय अगर इंग्लिश मीडियम में लिखना होगा तो आप रोमन लिखिएगा, और हिंदी मीडियम में लिखना होगा तो लैंग्वेज क्या चुनिएगा, देवनागरी चुनिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th के बाद एक नई चैप्टर 11th का, जिसका नाम है सेट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे 11th-12th के लिए। ये पहला चैप्टर है, और पहला चैप्टर इसलिए इसको बनाया गया क्योंकि इसका यूज़ हर एक चैप्टर में है। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं, बस एक चैप्टर आप बने रहिए, फिर आप देखिए कि आपको इंग्लिश मीडियम में समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेट। जिसका नाम क्या है, सेट्स है। ठीक है, चलिए तो इसका डिफिनेशन हम लोग सबसे पहले देखते हैं। डिफिनेशन है कि ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखे हैं, देखिए एक शब्द जो यहाँ पर लिखे हैं उसको पहले समझिए। देखिए एक शब्द जो यहाँ पर लिखे हैं वेल डिफाइंड, ठीक है ना, तो ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो वेल डिफाइंड का जो हिंदी होता है वो अच्छी तरह से परिभाषित। ठीक है, इसी को समझेंगे तो हम लोग को सेट समझ में आएगा। तो अच्छी तरह से परिभाषित का मतलब होता है, ठीक है ना, कि अगर हम कोई सवाल का जवाब अगर किसी से पूछते हैं, हम पूछे या कोई अदर व्यक्ति पूछे, ठीक है, और वो जवाब अगर यानी आंसर अगर एक जैसा ही आना अगर शुरू हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छी तरह से परिभाषित बोलते हैं। जैसे
जैसे अगर हम बोलते हैं किसी से भी, या किसी से ये पूछते हैं कि बताओ प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के बारे में अगर उसको पता होगा तो बताएगा कि भाई गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यही सवाल का जवाब अगर मान लेते हैं कि अगर हम इंडिया से बाहर जाके पूछते हैं कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या क्या होता है, तो वो भी बोलेगा कि भाई काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। यानी कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर को हम लोग अच्छी तरह से परिभाषित बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं भी अगर नेचुरल नंबर के बारे में अगर बात करेंगे तो वहाँ पर सबका जवाब एक ही जैसा आएगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को नहीं कहेंगे, सारे व्यक्ति यही बोलेंगे कि काउंटिंग नंबर को ही क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, अच्छी तरह से परिभाषित बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों से लेते हैं। जैसे अगर हम आप लोगों से ये पूछते हैं कि बताइए इंडिया के जो सबसे बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है उसका नाम बताइए। ठीक है, तो क्या आप बता पाइएगा? तो आप मान लेते हैं कि विराट कोहली का नाम ले सकते हैं, ठीक है, रोहित शर्मा का नाम ले सकते हैं, या वैभव सूर्यवंशी का नाम ले सकते हैं। ठीक है, और हमको भी कोई पसंद आएगा, हम बुमराह का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या अगर वो सवाल अगर जो सवाल हम किए हैं आप लोगों से, क्या उसका जवाब एक जैसा आ रहा है? हम मान लेते हैं बुमराह को पसंद करते हैं तो हमको बुमराह अच्छा लगता है, किसी को वैभव सूर्यवंशी पसंद आता है तो वो उसके बारे में बताएंगे, यानी सबका जवाब एक जैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से परिभाषित नहीं कहेंगे। समझ में आया? अच्छी तरह से परिभाषित। एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पूछते हैं आप लोगों से कि बताइए भाई आपका बेस्ट मैथ के टीचर कौन है। ठीक है, आप लोग का बेस्ट मैथ के टीचर कौन है, तो आप क्या कीजिएगा कि जहाँ पर आप पढ़े होंगे, ठीक है, आप जिस टीचर से पढ़े होंगे आपकी नज़र में वो बेस्ट है। ठीक है, हम मेरे बारे में अगर बताएंगे कि मेरे बेस्ट टीचर कौन है तो हम किसी दूसरे का नाम लेंगे। ठीक है, अदर कहीं कोई जैसे मान लेते इंडिया के बाहर कोई बच्चा है, उसके लिए बेस्ट टीचर जो वहाँ पर पढ़ा होगा वो उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये बेस्ट जो है ना, बेस्ट जो टीचर है, ठीक है, ये हम लोग ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सबका जवाब अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो अगर सबका जवाब अलग अलग आएगा तो उसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है ना। और डिफिनेशन होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन के ही सेट को, वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब चीज़ हो गया। इसको हिंदी में हम लिख दिए हैं कि आपको समझ में आए। देखिए अच्छी तरह से परिभाषित और अलग अलग चीज़ों के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ अच्छी तरह से परिभाषित होगा उसी को क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अच्छी तरह से परिभाषित उसी को कहेंगे जो अगर हम किसी व्यक्ति से अगर सवाल पूछते हैं, कोई भी सवाल एक व्यक्ति से पूछे या दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जिससे भी पूछे, अगर सबका जवाब एक जैसा मिलेगा तो उसको हम लोग सेट कहेंगे, एक जैसा नहीं मिलेगा तो उसको सेट नहीं कहेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, सेट का कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे लिखा हुआ है द फ्लोइंग आर सेट, यानी कुछ सेट का एग्जाम्पल है। जैसे लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, इंग्लिश को उल्टा पढ़ना है, यानी प्राकृत संख्या का संग्रह। तो प्राकृत संख्या का संग्रह सेट है कि नहीं? आप किसी से भी पूछिएगा कि भाई प्राकृत संख्या क्या होता है, तो सब यही बताएंगे कि भाई गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। कोई दूसरा बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। इसका मतलब जवाब एक ही आएगा। अगर ये सवाल किसी से पूछते हैं तो सबका जवाब एक ही जैसा आएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का जो वॉवेल है उसका कलेक्शन। हम पूछते हैं कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में कितना वॉवेल होता है, किसी से भी पूछेंगे तो क्या बताएगा कि 5 होता है। कितना कांस्टेंट होता है तो 21 होता है। तो ये बताइए, तो सबका जवाब एक जैसा आएगा कि अलग अलग आएगा? सबका जवाब एक जैसा ही आएगा।
बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम लोग कहीं भी जाके पूछेंगे कि भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल कितना होता है, तो क्या बताएंगे कि 5 होता है। तो सबका जवाब एक जैसा आ रहा है, तो बताइए इसको हम लोग सेट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसको सेट कहेंगे। बात समझ में आए। अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो सेट नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ गुड टीचर, तो गुड टीचर का कलेक्शन सेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेरे नज़र में कोई और अच्छा टीचर है, आपके नज़र में कोई और अच्छा टीचर है, ठीक है। तो क्या सबका जवाब एक जैसा आएगा? नहीं, एक जैसा सबका जवाब नहीं। एक प्रश्न अगर पूछा जाए कि तुम्हारा सबसे अच्छा टीचर कौन है, तो सबका जवाब अलग अलग आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। आइए, अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ इंडिया, यानी भारत के तेज व्यक्ति का कलेक्शन। तो भारत में कौन तेज है ये आप बता सकते हैं? आप तो बोलिए कि हम अपने आप में बहुत तेज है, तो आप अपने बारे में बताइएगा, ठीक है। हम बताएंगे कि भाई हम मैथ में बहुत तेज है, ठीक है, तो हम अपने बारे में बताएंगे। और कोई व्यक्ति है, वो हो सकता है कि उसके नज़र में कोई दूसरा व्यक्ति तेज है, ठीक है। तो क्या एक जैसा जवाब आ पाएगा? सबका एक जैसा जवाब नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ये भी हमारा जो कलेक्शन है, जो संग्रह है, क्या ये सेट हो पाएगा? तो बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा, ये हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है। तो सेट समझ में आ गया होगा डिफिनेशन किसका, डिफिनेशन क्या है। कोई भी चीज़ अच्छी तरह से परिभाषित होगा तो उसको सेट कहेंगे। अच्छी तरह से परिभाषित उसी को कहेंगे जो कोई भी सवाल किसी से भी पूछेंगे ना, उसका जवाब अगर सेम आएगा तो उसको वेल डिफाइंड कहेंगे। अब वेल डिफाइंड को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर लिखना है तो हम थोड़ा सा हट जाते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है कि द अदर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ से पढ़िए, इज एम आर जहाँ लगा रहता है उससे पहले पढ़िए। यानी चीज़ों का जो अदर नेम है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलना शुरू करेंगे? एलिमेंट बोलना शुरू करेंगे या फिर मेंबर बोलेंगे। हम ज़्यादातर के एलिमेंट ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग नेचुरल नंबर का बात करते हैं तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4, ये सब जो नंबर है तो इसको हम लोग चीज़ बोल सकते हैं। चीज़ को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। चीज़ कहने में देखिए थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम यहाँ पर क्या है? एलिमेंट। यानी अब इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोल के अब हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सेट आर यूजली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कहने का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल लेटर है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं कि कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। यानी हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? तो इसका जो सेट होगा, ये तो नेचुरल नंबर हो गया, इसका जो सेट होगा उसको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सेट को हमेशा क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब इसको जो पढ़ना शुरू कर देंगे, अब नेचुरल नंबर नहीं पढ़ेंगे इसको, अब पढ़ेंगे इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस ब्रैकेट में अगर लिख लेते हैं इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हिंदी में बोलना होगा तो प्राकृत संख्या का क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। समुच्चय, प्राकृत संख्या का क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। और इस सेट को ही, ये जो सेट बना है इसको हम लोग सूचित करेंगे किससे? कैपिटल लेटर। यानी इसका पहला लेटर क्या है? एन है, तो इसलिए हम लोग इसको एन से सूचित करेंगे। यानी कोई भी सेट होगा ना, यानी कर्ली ब्रैकेट के, ये भी कर्ली ब्रैकेट को अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा इसको, तो हम लोग क्या करेंगे? एन से। यानी बोल सकते हैं कि पूरे सेट कहीं भी लिखा रहेगा उसको हम लोग क्या चीज़ से सूचित करेंगे? एन से। जैसे अगर हम आगे लिखते हैं होल नंबर, जैसे अगर लिखते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना। तो होल नंबर से अगर देखा जाए, अगर होल नंबर्स देखते हैं तो होल नंबर आपको पता है सबको कि गिनती की संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लेते तो होल नंबर होता है। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके,
ठीक है। अब इसी को अगर इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, इसी को अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे तो इसको पढ़ना शुरू करेंगे सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर इसका पहला लेटर होल नंबर का क्या है, W, तो इसलिए हम लोग इसको किससे सूचित करते हैं, W से सूचित करते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल, जबकि एलिमेंट ऑफ सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय ए स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो छोटा अक्षर है उसके द्वारा एलिमेंट के सेट के एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के एलिमेंट, सेट का एलिमेंट किसको कहेंगे, जो इस बॉक्स के अंदर रहेगा ना, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा, उसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे अगर आपको ये, जैसे यहाँ पर लिखते हैं A E I O और U लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वॉवेल है। ये क्या है हमारा, वॉवेल है। वॉवेल ऑफ क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको हम लोग लिखते हैं वॉवेल ऑफ, क्या लिखेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या है, ये वॉवेल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर ऐसे लिख लेते हैं तो इसको आप पढ़ना शुरू कर देंगे। क्या पढ़ना शुरू करेंगे, सेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बात समझ में आ गया? तो देखिए इसमें जो, देखिए ये कर्ली ब्रैकेट के जो अंदर रहता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। और एलिमेंट को अगर लिखना होगा तो हम लोग कैपिटल लेटर द्वारा नहीं लिखेंगे, हम लोग किस लेटर द्वारा लिखेंगे, स्मॉल लेटर द्वारा। देखिए ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। इसमें जितना भी लिखे हैं सब क्या होगा, इसको एलिमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरा बात स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। तो आप नेचुरल नंबर के बारे में भी यहाँ समझ लिए, होल नंबर के बारे में भी समझ लिए। एक चीज़ और आप लोगों को बताते हैं जिसका नाम है इंटीजर। क्या नाम है, इंटीजर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहीं पर समझ लीजिए। इंटीजर जो होता है, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके, -1 -2 -3 ऐसे करके, ठीक है। डॉट डॉट इधर लिख सकते हैं, डॉट 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 यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अब इसको अगर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग लिख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग लिख लेते हैं तो इसको इंटीजर्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। कोई डाउट है क्या? सेट ऑफ इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। और होल नंबर का आप जानते हैं कि क्या होता है, पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो ऐसी करके हम धीरे धीरे आप लोगों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया। इसमें तीन को डिफिनेशन हम आपको बताए हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। एक और बात बता देते हैं, जितना भी डिफिनेशन दिया गया है ना, वो सारा का सारा सेट होता है। जैसे आप होल नंबर लीजिए, इंटीजर लीजिए, इवन नंबर लीजिए, ऑड नंबर लीजिए, प्राइम नंबर लीजिए, ट्विन प्राइम नंबर लीजिए, मतलब जितना भी चीज़ का डिफिनेशन दिया गया है सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट। क्योंकि डिफिनेशन दिया गया है तो सारा एक ही बात बोलेंगे, ठीक है, एक ही बात बताएंगे, अलग नहीं बताएंगे। भले बताने का तरीका अलग होगा लेकिन बात क्या बोलेंगे, सेम ही बोलेंगे। यानी जितना भी डिफिनेशन है सब हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा सब अच्छे ढंग से, ठीक है। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, ठीक है, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए। देखिए अब क्या लिखे यहाँ पर, एक सिंबल होता है ऐसे करके, इस तरह के अगर हम लोग ऐसे करके ऐसे सिंबल दे देते हैं ना, इसको पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। इसलिए बोलते हैं कि इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, बहुत आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। आप देखिएगा, फील करके देखिए, एक चैप्टर पढ़ के देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप बोलिएगा तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें आप लोग को हिंदी में पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि आप इस तरह से चलिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे समझिए, यहाँ पर देखिए एक्स जो है ना वो एलिमेंट है। एलिमेंट आपको समझा दिए, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रहता है, ठीक है।
तो अगर x जो है वो एलिमेंट है, अब किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। तो अगर x अगर सेट ए का एलिमेंट रहेगा, ठीक है, लिखा हुआ है कि इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो देखिए अगर ए का एलिमेंट अगर x हो, मतलब x अगर x ए का एलिमेंट हो, बी देन बी राइट, तब हम लोग लिखते हैं इस तरह से उसको लिखते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, दिस इज रीड एज x बिलोंग्स टू ए पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर x अगर सेट ए का एलिमेंट अगर नहीं होगा, तब हम लोग उसको लिखेंगे, तब हम लोग लिखते हैं इस तरह से, इसको पढ़ते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू ए पढ़ते हैं। समझ में आ गया? आप इसको रीड कीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत आसान भाषा में लिखे, बट x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब x ए का एलिमेंट नहीं हो, देन मतलब तब हम लोग लिखते हैं इस तरह से, दिस इज रीड एज हम लोग इसको पढ़ते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू ए पढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा? अब देखिए एग्जाम्पल से यहाँ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ये जीरो जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है कि अंदर में जो लिखा रहता है उसको एलिमेंट पढ़ते हैं। जीरो जो है किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। वन भी किसका एलिमेंट है, ए का है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। पाई भी किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखिएगा तो क्या दो इस सेट के अंदर है, इस सेट का एलिमेंट है, नहीं है, तो इसको ऐसे लिख के इसको काट देंगे। बात समझ में आ गया? फिर देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर समझिए कि 5 जो है ये भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लिख के काट देंगे। समझ में आ गया होगा? चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उससे और ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो पहले ऐसा करते हैं ना, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं और दोनों लैंग्वेज में लाए हैं, ठीक है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाइएगा, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, ये सिंबल को भरना है। ये ऐसे करके जो सिंबल दिया हुआ है बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स का, उसका सिंबल भरना है। तो आप लोग भर सकते हैं। देखिए वही चीज़ इंग्लिश में है, वही चीज़ हिंदी में है, ज़्यादा दिक्कत होने वाला बात नहीं है। तो बताइए, तो ये 5 जो है सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है? है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। देखिए ये 8 जो है सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है? तो इसमें 8 है, नहीं है, तो इसको ऐसे लिख के इसको काट देंगे। तो बहुत ही आसान है। देखिए 0 जो है उसका एलिमेंट है, 0 है, नहीं है, तो इसको ऐसे करके काट देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 4 है तो इसको ऐसे लिख देंगे, 2 है तो इसको ऐसे लिख देंगे, और 10 इसमें है, नहीं है, तो इसको ऐसे लिख के काट देंगे, ठीक है। तो इस सिंबल का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बताइए इसमें लैंग्वेज का कहाँ इशू है? कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज में कोई इशू नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग 2 ही किए थे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 1 करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन समझाते हैं और देखिए हम दोनों लैंग्वेज में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग को हिंदी मीडियम में ही पढ़ के समझाते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या है क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि जे अक्षर से आरंभ होने वाले, जे अक्षर से आरंभ होने वाले क्या लिखा हुआ है, वर्षों के सभी महीने का संग्रह, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी वर्ष जो होता है ना, कोई भी वर्ष जो होता है उसका जो स्टार्टिंग महीना जो होता है वो कौन सा लेटर से स्टार्ट होता है, ये मेरा सवाल है आपसे। तो बताइए तो कौन सा लेटर से स्टार्ट होता है? तो आप बताइएगा कि जनवरी जो होता है उसका पहला लेटर क्या होता है, जे से, यानी जे से ही ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बताइए तो क्या आप सवाल का जब, अच्छा एक सवाल अगर किसी से भी पूछिएगा इंडिया में या इंडिया से बाहर, तो सबका जवाब एक जैसा आएगा कि अलग अलग आएगा? तो एक जैसा आएगा, ठीक है। अब किसी से पूछिएगा कि भाई साल का कोई भी साल का जो पहला महीना जो होता है, ठीक है ना, पहला जो महीना होता है, बताइए वो किस लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी, देखिए यहाँ पर इसको समझिए, कोई भी वर्ष का जो सभी महीना है, ठीक है ना, कोई भी वर्ष का जो सभी महीना है, उसका जो पहला महीना जो होता है उसको वो किस लेटर से स्टार्ट होता है? तो आप क्या बताइएगा कि जे लेटर से स्टार्ट होता है। तो आप भी यही बताइएगा और
और भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही बताएगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, सबका जवाब एक जैसा आ रहा है। अब वेल डिफाइंड है इसका मतलब ये क्या है, सेट है। तो पहला हमारा क्या है, सेट है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यस नो में आंसर देना है, ठीक है, लिख सकते हैं यस, यानी पहला क्या है हमारा, सेट है। कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने का संग्रह, ठीक है ना। वर्ष का जो सभी महीना है ना, वर्ष का सभी महीना कहने का मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसका बात नहीं कर रहा है। जो वर्ष में 12 महीना होता है ना, उसका जो पहला महीना होता है वो जे से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में आते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब है कि आपको बताना है कि इंडिया के सबसे, देखिए यहाँ पर भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कोई बुक अगर परचेज करने जाते हैं, जैसे मैथे का बुक अगर परचेज करने जाए तो हमको केसी सिन्हा का मैथ अच्छा लगेगा, किसी व्यक्ति को आर डी शर्मा अच्छा लगेगा, ठीक है, किसी को आर एस अग्रवाल अच्छा लगेगा। बात समझ में आया? तो क्या जो हम लोग, कोई भी व्यक्ति जो 10 राइटर का नाम बताएगा, क्या दूसरा व्यक्ति वही 10 राइटर का नाम बताएगा कि अलग बताएगा? तो जो आप नाम बताइएगा वो जरूरी नहीं है कि वही 10 राइटर का नाम कोई दूसरा व्यक्ति बताए, ठीक है। उसका हो सकता है कोई अलग पसंद होगा। तो बताइए एक जैसा जवाब आएगा? तो बोलिएगा कि एक जैसा जवाब नहीं आएगा इसमें भी। तो बताइए तो क्या ये सेट हो पाएगा? तो बोलिएगा कि ये सेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या आंसर देंगे, नो देंगे। कोई कन्फ्यूजन? चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कहने का मतलब है इस वर्ल्ड का जो 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है उसका कलेक्शन सेट होगा कि नहीं। तो हमारे देश में नहीं, अगर वर्ल्ड का बात कर रहा है, ठीक है, तो वर्ल्ड का बात कर रहा है तो 11 क्रिकेट प्लेयर जो आपको पसंद आएगा, क्या वही हमको पसंद आ जाएगा या वही किसी और व्यक्ति को पसंद आएगा? नहीं, सबका पसंद यहाँ पर अलग अलग होगा। तो इसलिए यहाँ पर एक जैसा जवाब नहीं आएगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा सेट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे भी कहीं अगर ये शब्द नज़र आ जाए, शब्द जैसे मोस्ट टैलेंटेड या फिर बेस्ट का अगर बेस्ट आ जाए, तो इसका मतलब बेस्ट हम नहीं बता सकते हैं कि भाई कौन बेस्ट है, सबके नज़र में अलग अलग आदमी बेस्ट होता है। तो इस तरह का वर्ड अगर नज़र आए इसका मतलब वो सेट कभी नहीं बना पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, यानी कहने का मतलब है तुम्हारे क्लास में सभी लड़का का कलेक्शन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन अगर आप पढ़ रहे होते तो हम पूछते हैं कि भाई बताओ कि तुम्हारे वर्ग में कितना लड़का है। तो अगर 10 होता तो एक किसी दूसरे से पूछते तो बताता कि 10 है, किसी और दूसरे से पूछते तो वो भी बताता कितना है, 10 है। सबका जवाब एक जैसा आता कि अलग अलग आता था? सबका जवाब एक जैसा आता, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको सेट कहेंगे। यानी चौथा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है ना। आप इसको सही से इंग्लिश में पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आप नीचे हिंदी में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाइए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग मैथ हो जाएगा और मैथ आपका बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट सब्जेक्ट आपका मैथ हो जाएगा। आप देखिए एक बार ट्राई करके पहला चैप्टर करके, तो वो लिख रहा है कि मतलब 100 से छोटा प्राकृत संख्या का संग्रह सेट होगा कि नहीं। तो बताइए किसी से भी पूछिए जाके, एगो बच्चा से पूछ दीजिएगा कि बताओ 100 से छोटा
नेचुरल नंबर बताओ, तो बता देगा कि भाई 1 से लेकर 99 तक संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके 99 तक गिनती कर लीजिएगा, उस तो क्या होगा 100 से छोटा होगा। तो क्या सबका जवाब एक जैसा आएगा कि अलग अलग आएगा? सबका जवाब एक जैसा आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी कहने का मतलब है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवल लिखा गया है उसका कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा। तो ये बताइए, जो मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते होंगे वो तो बता देंगे कि भाई वो कितने बुक लिखे हैं, ठीक है, उनका कितना बुक है जिसमें मतलब कितना उसमें बुक में नॉवेल कितना लिखे हैं, वो कोई भी आपको बता देगा जो उनके बारे में जानता है। जो जानवे नहीं करता है वो क्या बताएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि अगर जो कोई भी व्यक्ति मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर जान रहा है तो वो कितना नॉवेल लिखे हैं वो बता सकते हैं, यानी सबका जवाब एक जैसा है। मान लेते हैं कि 10 लिखे हैं तो सब क्या 10 न बताएंगे, कोई ऐसा थोड़ी है कि 11 बता देंगे, सब क्या बताएंगे 10 बताएंगे, यानी सबका जवाब कैसा है, एक जैसा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यानी कहने का मतलब है इवन इंटीजर मतलब सम पूर्णांक संख्या का संग्रह, सम पूर्णांक संख्या, इवन का मतलब क्या होता है, सम होता है। धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाइएगा, थोड़ा सा प्रयास तो कीजिए, फिर देखिए कमाल देखिए कैसे है, आप में बहुत चेंजिंग आ जाए। एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप में परिवर्तन दिखने लगेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बता रहा है, किसी से भी पूछेगा भाई सम संख्या किसको कहते हैं, तो कोई भी पूछेगा, किसी से भी पूछेगा जिसके बारे, अगर सम संख्या के बारे में जानता होगा तभी ना बताएगा, लेकिन जो भी जानता होगा सबका एक ही जवाब होगा कि भाई जो 2 से डिवाइड होता है, यानी जो 2 से विभाजित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो इसलिए ये भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है, तो इसलिए हम 7 नंबर को भी क्या बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या होगा, सेट होगा। बात समझ में आया। इसे लिखने के लिए इसमें बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग को इस चैप्टर को समझना है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो हमको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेकर आएंगे इसके बाद वाला कहानी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, इसको हम लोग फुल्ली मतलब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे और लेक्चर में आप देखिएगा कि अभी एनसीईआरटी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हम उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे, बस टू द पॉइंट एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है आपको हम पूरा डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग का ये पहला चैप्टर है, अभी तो आप कदम ही रखे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग को बता देते हैं, देखिए उसके बाद हम लोग वीडियो को क्लोज करेंगे। देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए, जैसे आप लोग अभी 10th में जस्ट थे, ठीक है, अब 10th से आप आना चाह रहे हैं 11th क्लास में, ठीक है, इसको बारीकी से समझिए। तो आप अगर डायरेक्टली अगर यहाँ पर आ जाते हैं, तो आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। कुछ बहुत ऐसे चैप्टर में आपको समस्या झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रीज कोर्स पहले करना होगा, ठीक है। तो बोलिएगा कि भाई ये ब्रीज कोर्स क्या होता है, ये हमारे 11th-12th में मैथमेटिक्स में क्या फ़ायदा दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिखाएगा वो हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पिलर सबको मजबूत करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तब अगर पिलर मजबूत हो, अगर पिलर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो आप लोग कितनों बड़ा मंजिल उस पर बना सकते हैं। तो वही जो है ये ब्रिज कोर्स होता है ना, वही पिलर का काम करेगा, ठीक है। अगर आपको मैथ अच्छा करना है तो आपको बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा, जो बेसिक है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो क्या क्या भाई बेसिक में पढ़ना होता है जो हमारे 11th-12th में फ़ायदा करेगा। तो हम कुछ चैप्टर का नाम लिख रहे हैं, वो आप उसको पढ़ लीजिए कहीं भी, और नहीं तो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए क्या होता है, इसका नाम है ब्रिज कोर्स, इसका नाम है क्या है, ब्रिज कोर्स नाम है, ठीक है ना। ब्रिज कोर्स में हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, देखिए क्या क्या चैप्टर पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा एक बार बता के
वीडियो हम लोग एंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है, ये ब्रिज कोर्स में क्या पढ़ना है। चलिए, तो पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, जैसे पहला चैप्टर पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। आप बोलिएगा कि भाई नंबर सिस्टम क्या होता है, तो वही नंबर जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ये सब के बारे में एलसीएम, एचसीएफ और भी बेसिक जितना भी चीज़ होता है सब हम लोग उसमें पढ़ लेते हैं, कि आप लोगों को जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा 11th-12th में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है सिंबल। ठीक है, ये सिंबल क्या होता है, जैसे अभी एक सिंबल देखे आप, इस तरह का सिंबल देखिए तो इसको समझे तब ना इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए। उसी तरह का सिंबल आएगा, जैसे आप सिग्मा के बारे में जानते होंगे, सिग्मा के बारे में इस तरह का, ठीक है। पाई के बारे में नहीं जानते हैं, ये ऐसा सिंबल आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगर बात करते हैं, बहुत सारा सिंबल आने वाला है। ठीक है, तो उस सारे सिंबल को हम लोग 2 से 3 क्लास में हम लोग समाप्त कर लेते हैं, तो क्योंकि ये सारा चीज़ जो है आएगा 11th-12th में। ठीक है, तो ये तो आप ये अगर पढ़ लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं। अभी देखिए कितना इंटरेस्टिंग बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर आता है सेट। ठीक है, सेट जो अभी आपको हम पढ़ाए हैं, ये सेट पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा भाई, कोई भी चीज़ अच्छी तरह से परिभाषित है, ठीक है, तो उसके कलेक्शन को सेट कहेंगे। तो भाई कोई भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के तो सारा अच्छी तरह से क्या होगा, परिभाषित होगा। ठीक है, तो क्योंकि डिफिनेशन होगा तब ये तो उस चैप्टर को हम लोग पढ़ पाएंगे, कहीं ना कहीं डिफिनेशन तो होगा ही। ठीक है, और इसमें बहुत सारे चीज़ों को पढ़ना है जो हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो ये पढ़ना है। उसके बाद आगे पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़ना है इंटरवल। ठीक है, इंटरवल में क्या होता है, इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस तरह का सिंबल आएगा, इस तरह का सिंबल आएगा, इस तरह का सिंबल आने वाला है। ठीक है, इस तरह का या फिर इस तरह का, ये 4 सिंबल आता है इंटरवल में, इसको समझना होता है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, यूनियन कैसे करते हैं, तो सेट में आपको समझ में आएगा और यूज हम लोग वहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है इनक्वालिटी। इनक्वालिटी में क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे इस तरह का चीज़ ax + b, तो इसको आप लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन इस तरह से, एक्सप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। लेकिन अगर इसी तरह का अगर हम यहाँ पर चीज़ लिख दें ऐसे, तो इसको पढ़ते हैं आप इक्वेशन। इक्वेशन मतलब समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन ये तो आप 9th-10th में पढ़े हैं, लेकिन आपको जाना है 10th से 11th में जाना है, तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इस तरह से। इस तरह का अगर कोई चीज़ रहेगा, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह का चीज़ रहता है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, इसी का नाम है, क्या नाम है, इनक्वालिटी। क्या नाम है, इनक्वालिटी। बात समझ में आ गया। चलिए, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इनक्वालिटी के बाद हम लोग को पढ़ते हैं मॉडुलस। ठीक है ना, मॉडुलस में जैसे हम लोग 10th क्लास में अगर नियामक ज्यामिति पढ़े थे, तो वहाँ पर कोई नंबर क्या होता था कि निगेटिव आ जाता था। जैसे एरिया निकालते थे, क्षेत्रफल निकालते थे, और वो निगेटिव आ जाता था, तो बोलते थे कि एरिया निगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 2 ऐसे खंभा गाड़ देना है और इसको बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो भाई ये कैसे होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे GIF का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे LIF यानी लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और कुछ जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सॉल्विंग इक्वेशन का मतलब हो गया कि जैसे x² 5x + 6 = 0, इसको एक लाइन में सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते देखते आप इसका आंसर बोल दीजिएगा कि भाई 2 होगा और क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, ये कैसे आप बोलिएगा वो हम लोग वहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा लॉगरिथम।
यानी लॉग, यानी अगर हम बोलेंगे कि बताइए कि इसका वैल्यू निकालिए कि कितना होगा, तो फटाक से ना बोलिएगा कि 3 होगा, कैसे होगा, उसके लिए हमको लॉग पढ़ना पड़ेगा। और तब यहाँ पर आएगा आप लोगों का एक चैप्टर जिसका नाम होगा ग्राफ, ठीक है। यानी इतना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 और ये कितना है 11, यानी 11 चैप्टर है हम लोग को पढ़ना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका मैथ पर फुल कमांड हो जाएगा, ठीक है। आप सोचिए इस सारा चैप्टर जो है, भले ही ये चैप्टर आपको आप बेसिक में पढ़ चुके हैं, 9th-10th में ही पढ़े होंगे, लेकिन उससे भी हट के थोड़ा बहुत इसमें आएगा, ठीक है। लेकिन ये सब जितना भी चीज़ है वो सब क्या है, 11th-12th का ही पार्ट है, ठीक है। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा ये सार कहीं ना कहीं इसमें से कोई ना कोई चीज़ आ ही जाएगा, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा हमेशा। तो इसलिए क्या करना है, ये ब्रीज कोर्स जो हम नाम देते हैं इसको आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो आप लोग क्या कीजिए कि जैसे हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से आप थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वीडियो भी आप लोगों को मिलता जाएगा, ठीक है। और मैथ के लिए टेंशन नहीं लीजिए, एकदम सही समय से हम सिलेबस को समाप्त करते हैं, ठीक है। और बेहतरीन तरीक़ा से अपने बुक से हट के एक यूनिक मेथड से आप लोगों को पढ़ाएंगे, जो मैथ में थोड़ा भी दिक्कत नहीं। कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन अगर बोर्ड पर लाएंगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।